नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309660897063864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका यह पहला भाग है। इसमें हम लोग अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर को कवर करेंगे और यह जो करंट अफेयर की सीरीज है यह आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ, बीओ और यूपी पीसीएस जे सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी, आरओ, बीओ, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसकी थीम रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन ए लार्ज बेसिन। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन जो है वह सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इसकी जो दोनों स्टेटमेंट हैं वह सही है। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और यह जो आयोजन है यह 15 से 17 दिसंबर के मध्य नई दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में इसका उद्घाटन किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया है। और इसकी जो थीम रखी गई थी वह रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन ए लार्ज बेसिन। अगर यही हिंदी में पूछता है तो हिंदी में इसकी हिंदी जो हो जाएगी, एक बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। और इसमें कुल 5 पी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, 5P। और 5P में जो है पहला P आपका वो आपका पीपल हो जाएगा, दूसरा आपका पॉलिसी हो जाएगा, तीसरा प्लान, चौथा आपका प्रोग्राम और पांचवा आपका प्रोजेक्ट होगा। तो यह 5P पर जो है आधारित था इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किस संस्था ने लॉन्च किया है? G7, G20, नाटो या आसियान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, G7 ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया है और इसका जो उद्देश्य है वह ग्लोबल वार्मिंग कम करना इसका उद्देश्य है और यह ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब है। बात कर लेते हैं G7 की। तो G7 का भी हाल ही में इसका 48वां सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है वो जर्मनी ने की थी। 2022 में इसका आयोजन किया गया था और वर्ष 2023 में जो इसका आयोजन होगा, नेक्स्ट जो सम्मेलन होने वाला है उसकी अध्यक्षता हुआ आपका जापान करेगा। जापान इसकी अध्यक्षता करेगा। 2022 वाले में भारत ने भी भाग लिया था, यह आमंत्रित देश में था। और G7 में कुल 7 सदस्य हैं और यह आपके कनाडा है, जापान है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, USA है और UK है। तो टोटल जो है 7 सदस्य देश हैं G7 में। पहले इसमें रूस भी शामिल था। वर्ष 2014 में रूस जो है वह G7 से हट गया, पहले वह G8 के नाम से जाना जाता था। और पहली जो बैठक हुई थी G7 की वह 1975 में इसकी पहली बैठक हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दिया गया है। 2022 हुरुन ग्लोबल लिस्ट में दुनिया की 500 सबसे बहुमूल्य कंपनियों में भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट है अमेजन इस सूची में पहले स्थान पर है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि 2022 हुरुन ग्लोबल लिस्ट में दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है। अमेजन नहीं इस सूची में प्रथम स्थान पर है, बल्कि एप्पल जो अमेरिका कंपनी है वह पहले स्थान पर है। एप्पल जो है वह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आपका माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे स्थान पर अल्फ़ाबेट है।
अल्फ़ाबेट है। इसकी अलग अलग लिस्ट बनी थी, एक देश वाइज बनी थी। देश वाइज में जो है जो लिस्ट बनी थी उसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, और अमेरिका की कुल 260 कंपनियां इसमें शामिल हैं। भारत इस सूची में 5वें स्थान पर है, भारत जो है 5वें स्थान पर, और भारत कुल 20 कंपनियां शामिल हैं। दूसरे स्थान पर चीन है, और चीन की कुल 35 कंपनियां शामिल हैं हॉरिज़ॉन्टल ग्लोबल लिस्ट में। और भारत की जो सबसे अच्छी जो कंपनी है पहले स्थान पर जो है वो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री है इस सूची में, और दूसरे स्थान पर आपका TCS है, और तीसरे स्थान पर आपका जो HDFC बैंक है वह तीसरे स्थान पर है। तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि 500 जो मूल्यवान कंपनी है उसमें भारत कुल 20 कंपनी शामिल है, और इन 20 कंपनी जो पहला स्थान भारत की है वो आपके रिलायंस इंडस्ट्री है, दूसरे स्थान पर TCS है, और तीसरे स्थान पर आपका HDFC है। अगर टोटल कंपनी वाइज देखा जाए तो इसमें पहले स्थान पर आपका अमेरिका जिसमें 260 कंपनी शामिल है, और पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर आपका चीन है जिनमें 35 कंपनी शामिल है, और भारत इसमें 5वें स्थान पर है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रोहित शर्मा, क्रिस गेल, ईशान किशन या केन विलियमसन? तो यह जो रिकॉर्ड है यह ईशान किशन ने बनाया है, सबसे तेज 200 रन बनाने का रिकॉर्ड, और इसके लिए उन्होंने कुल 126 बॉल खेली है। पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम से था जिन्होंने 200 रन बनाने के लिए 138 बॉल खेली थी, और दोहरा शतक लगाने वाले यह भारत के चौथे बल्लेबाज बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन, सहवाग और रोहित शर्मा ने 200 रन बनाया था, और यह चौथे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने वनडे में 200 रन बनाया है। यह भारतीय चौथे बल्लेबाज बने हैं, और इन्होंने यह रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ बनाया। यह भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है किस देश के खिलाफ, तो यह बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान या उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु जो है जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला पहला जो है राज्य बना है, और तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन ने इसे लॉन्च किया है। MK स्टालिन ने कहा है कि जो कार्बन तटस्थता का जो लक्ष्य भारत ने रखा है वर्ष 2070, इससे पहले जो है तमिलनाडु इस लक्ष्य को पूरा कर लेगा। कार्बन तटस्थता जो शब्द है इसको आप लोग जान लीजिए। इसका जो तात्पर्य होता है वह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी मात्रा को विभिन्न तरीकों से हटाने से है जिसकी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, ताकि उत्पादन और हटाई गई मात्रा को मिलाकर शून्य हो जाए। और भारत ने इसका जो लक्ष्य रखा है वो 2070 तक इसका लक्ष्य रखा है कार्बन तटस्थ होने का। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, हाल ही में चंद्रमा के लिए राशिद रोवर को UAE ने लॉन्च किया है, और संयुक्त अरब अमीरात चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला 5वां देश बन जाएगा। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बस सही है कि चंद्रमा के लिए राशिद रोवर UAE ने लॉन्च किया है, और इसे SpaceX के फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है, और यह जो रोवर का नाम रखा गया राशिद रोवर, यह दुबई के पूर्व शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम के नाम पर रखा गया है। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। संयुक्त अरब अमीरात चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला 5वां देश नहीं बल्कि चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने जो है अपना रोवर चंद्रमा पर उतारा है, और यह आपका चौथा बनेगा। इसमें राशिद रोवर है, और जापान का होकुतो जो है वह आपका लैंडर है। होकातो R जो है यह आपका लैंडर है। रोवर जो है यह UAE का है, लैंडर आपका जापान का है, और इसे लॉन्च किया गया है SpaceX फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है अमेरिका के। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला जो कथन है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव किससे संबंधित है? प्लास्टिक प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, प्लास्टिक प्रदूषण संबंधित है जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव। दक्षिण अफ्रीका और केन्या ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव जो है इसकी घोषणा की है, और इसके तहत जो है प्लास्टिक के कचरा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, और यह आपके
प्लास्टिक प्रदूषण से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन गोवा में किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का पहला संस्करण 2002 में कोची में आयोजित किया गया था। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन गोवा में किया है। और इसका जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का पहला जो संस्करण है वह 2002 में आयोजित किया गया था कोच्चि में, और यह 2022 में जो आयोजित किया गया है यह इसका 9वां संस्करण है। और इसी आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 आयुष संस्थान की जो है आधारशिला डिजिटल माध्यम से रखी है, जिनमें आपका गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान की आधारशिला संस्थान की जो है उद्घाटन उन्होंने डिजिटल माध्यम से किया है। तो टोटल 3 जगह जो है इसका उद्घाटन किया गया है। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से किया है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वह आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर उरु किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या बिहार? बेपोर उर जो है यह एक विशेष प्रकार की नाव है और यह लकड़ी की नाव है और इसने आवेदन किया है जीआई टैग के लिए, इसीलिए यह जो है चर्चा में रहा है और यह आपके केरल से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और हो सकता है आपका पेपर जब तक हो तब तक हो सकता है इसे जीआई टैग मिल भी जाए। तो जो भी चर्चा में चीज़ें रहेंगे उन सबको हम लोग कवर करते चले जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने वर्चुअली उड़ीसा में कितने जिला अदालत डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है? 5, 8, 7 या 10? इन्होंने जो उद्घाटन किया है टोटल 10 जिला डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है। और वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, यह भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनके पिताजी जो थे YV चंद्रचूड़, उनको जान लीजिए, वह भारत के सबसे लंबे समय तक जो है चीफ जस्टिस रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इनका जो कार्यकाल रहा वो सबसे अधिक रहा है। इस फैक्ट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। RBI के अधीन गठित MPC मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं और हाल ही में इसके द्वारा रेपो रेट को 35 बेसिक BPS बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया है। केवल 1 सही है, 2 और 3 सही है, 3 सही है या 1, 2, 3 सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष होता है वह RBI गवर्नर होता है। RBI गवर्नर होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें जो कुल 6 सदस्य होते हैं जिनमें RBI के 3 होते हैं और केंद्र सरकार के 3 सदस्य होते हैं। टोटल जो है 6 सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति समिति में। तीसरा जो स्टेटमेंट वह सही है। अभी हाल ही में रेपो रेट को 35 बेसिक पॉइंट्स को बढ़ाकर 6.25 कर दिया गया है और पहले ये आपका 5.90% था। तो वर्तमान में जो है वो 6.25 कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कृषि DSS के लिए कृषि मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या अंतरिक्ष विभाग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, अंतरिक्ष विभाग के साथ कृषि मंत्रालय ने साझेदारी की है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए। और यह अंतरिक्ष विभाग के उपग्रहों का उपयोग करेगा और अंतरिक्ष विभाग जो है यह PM के पास होता है। अंतरिक्ष विभाग जो है वह PM के पास होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का कौन संस्करण 16 से 29 दिसंबर से नेपाल आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल में आयोजित किया जा रहा है? 16वां संस्करण है, 14वां है, 15वां या 17वां है? तो यह आपका 16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी नेपाल में। और इसका जो आयोजन होता है वह प्रत्येक साल होता है। हर साल जो है इसका आयोजन किया जाता है। और पिछला जो संस्करण 15वां संस्करण आयोजित किया गया था वह इंडिया में उत्तराखंड में इसका
आयोजन किया गया था सूर्य किरण का, और यह भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का 8वें संस्करण का आयोजन भोपाल में किया जाएगा, और इसका जो पहला संस्करण है वो 2015 में आयोजित किया गया था। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इसके जो दोनों स्टेटमेंट वह सही है कि जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वह भोपाल में किया जाएगा, और यह इसका 8वां संस्करण है, और इसका जो आयोजन है वह 21 से 24 जनवरी 2023 में आयोजन इसका किया जाएगा, और इसका जो पहला संस्करण है वो 2015 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और इसके लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, CSIR, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ये सभी जो है सामूहिक रूप से इसका आयोजन करेंगे भोपाल में। तो इसका जो जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 13 दिसंबर 2022 को श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर सिक्का और डाक टिकट किसने जारी किया है? नितिन गडकरी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2022 को श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर सिक्का और डाक टिकट जो है वह जारी किया है। महर्षि अरविंदो का जो जन्म हुआ था वो 1872 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कई किताबें लिखी है, जिनमें आपका द लाइफ डिवाइन जो काफ़ी चर्चित पुस्तक है, द लाइफ डिवाइन, द सीक्रेट ऑफ वेद, लेटर्स ऑन योगा, ये सभी जो है इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। अमेरिका के इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं के सिग्नेचर वाले नोट जारी किए गए हैं। आपको बताना है वो महिलाएं कौन सी हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, इसका सही आंसर है जेनेट येलेन और मैरिलिन मलेरबा जो है 2 महिलाएं जिन्होंने पहली बार महिलाओं के सिग्नेचर वाले जो है नोट जारी किए गए हैं अमेरिका के इतिहास में। जेनेट येलेन जो है यह वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, और कोषाध्यक्ष जो है वो मैरिलिन मलरिवा हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फिट @ एनी एज ए प्रैक्टिशनर्स गाइड जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? PV अय्यर, उत्कर्ष राय, करण बजाज या BKS अयंगर? तो इसका जो सही आंसर है, यह जो पुस्तक है यह PV अय्यर ने लिखी है, और PV अय्यर जो है यह पूर्व एयर मार्शल भी रहे हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है फिट @ एनी एज ए प्रैक्टिशनर्स गाइड है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। फ्रांस इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप के तहत भारत के काजीरंगा परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट है वह सही है कि फ्रांस इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप के तहत भारत के काजीरंगा परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता जो है वो फ्रांस देगा। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, और बाद में वर्ष 2007 में जो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, और 1985 में से यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया है। काजीरंगा जो है यह असम में स्थित है, और यहाँ पर जो है एक सींग गैंडे के लिए जो है काजीरंगा प्रसिद्ध है। एक सींग गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है, इसके दोनों स्टेटमेंट हैं वह आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 10 से 12 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुरहाताल पक्षी विहार महोत्सव आयोजित किया गया है? प्रयागराज, बलिया, आजमगढ़ या बरेली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बलिया में आयोजित किया गया है सुरहाताल पक्षी विहार महोत्सव, और यह महोत्सव 10 से 12 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया है, और इसका जो उद्घाटन है वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया है? 2022, 2023, 2027 या 2025? तो इसका जो सही आंसर है वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष घोषित किया है। और इसका जो प्रस्ताव है वो भारत ने इसका प्रस्ताव दिया था। कदन मतलब मोटे अनाज, और मोटे अनाज जैसे आपका बाजरा हुआ, रागी हुआ, जौ हुआ, ये सभी जो है मोटे अनाज हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।